dear friends, in last lecture we have discussed about so many things about relation and function. So in last lecture रिलेशन और फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आपका फर्स्ट टॉपिक था सेट थियरी, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके बाद अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। आपने जैसे बताया था वैसे आप रिलेशन के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो। जैसे मैंने फंक्शन के बारे में डिस्कशन आपको बताया था कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज इट्स range, what is the codomain, how can you identify that it is a function or not। तो इसमें फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको लाइव लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवीजन के मोड पे मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉड्यूल्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, वो सब फंक्शन की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी। वन मोर फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन इन विच द फंक्शन f from a to a, a function f from a to a is called an identity function, is called the identity function if f of x is equal to x for every x belongs to a। My dear friends, identity function की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी कि आइडेंटिटी फंक्शन में आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम रहेंगे। सेकंड थिंग, your fx is equal to x if you can consider f of y is y, if you take f of alpha is alpha, if you take f of gamma is gamma, for any y, any gamma, any alpha which is belongs to the codomain or domain। Okay, this is the definition of identity function। तो identity function की definition हमने डिस्कस की थी। इसके बाद मॉड्यूल फंक्शन की भी definition डिस्कस की है। इसके बाद सिग्नल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, फिर से आप बता रहा हूँ आपको कि अब जब भी मेरे लेक्चर के साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ आप अपना वर्क स्टार्ट करो तो कम से कम पीछे के 2 लेक्चर आपको रिवाइज करके बैठना है। व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड? अगर आप मान लो कि लेक्चर नंबर 11 पढ़ रहे हो तो लेक्चर नंबर 9 और 10 दोनों को माइंड में रखते हुए लेक्चर 11 आपको प्रिपेयर करना है। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि लास्ट जो लेक्चर है उसके कनेक्टेड उसका नेक्स्ट लेक्चर रहता है। तो लास्ट लेक्चर में आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है वो अगर आपके माइंड में क्लियर होगा तो आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो आज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन सेम रहेंगे और फंक्शन gives the value under f is the same value if you can take f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, f of 4 is 4, whatever। Okay, for any x belongs to its domain, that is called the identity function। Okay, फिर constant function भी बताया था मैंने आपको। A function is said to be constant if the range of the function is a singleton set। तो my dear friends, हमने कौन-कौन सी डेफिनेशन डिस्कस की मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। एक तो फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, second one is constant function, third one is module function, fourth one is signal function, fifth one is greatest integer part, greatest integer part function,
that is also known as the plot function. Sixth one is least integer part function, that is also known as ceiling function. All these are the definition we have discussed in last lecture except this identity function. उसके अलावा सब डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपको फिर भी कोई भी डिफिकल्ट है तो फिर से लेक्चर देख लो, फिर आप कोई भी लेक्चर में या लाइव लेक्चर में या यूजिंग व्हाट्सएप आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट वन इज, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे फंक्शन है कि जिसका हमको यूज करना है, लेकिन एक सब फंक्शन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो वेरिएबल के लिए रिलेटेड है. बाकी के कोई ना कोई फंक्शन का फिक्स स्ट्रक्चर मालूम है, दैट इज सफिशिएंट. मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑल आर अंडरस्टैंड. कोई भी फंक्शन है, मान लो कि रेशनल फंक्शन, सो रेशनल फंक्शन है, सो रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉर एग्जांपल rational function. So rational function is defined as hx is px by qx, where p of x is not equal to 0. Here it is a rational function where px and qx both are the polynomial of x. Polynomial of x. What is polynomial of x? So polynomial of x is an minus 1 x raised to n minus 1. an minus 2 is x raised to n minus 2 up to n 0. Okay, something like that. This is the polynomial. So a polynomial जो है उससे जो डिफाइन होगा वो आपका फंक्शन रहेगा, that is called rational function. तो my dear friends, rational function है, polynomial function है, ये सब फंक्शन है. लेकिन ये जो फंक्शन की जो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सब. अच्छा, आज के लेक्चर में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज अ फंक्शन ऑन लॉट. वो मैंने शायद लाइव लेक्चर में भी आपको बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन है कि नहीं. तो मैंने आपको बताया था, मान लो कि फंक्शन बनने के लिए आपके पास एक तो डोमेन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कोडोमेन चाहिए. फंक्शन बनने के लिए डोमेन का सब एलिमेंट, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कोडोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कनेक्टेड विद कोडोमेन with single element or all the elements. But the main condition is there is no repetition in domain. Domain में repetition होना नहीं चाहिए. मान लो कि ऑर्डर पे ऐसे suppose 1 is connected with 5, 2 is connected with 5, 3 is connected with 5, and 4 is connected with 5. This is also a function from it is codomain and it is domain. But here we can tell this, so it is not a function because यहाँ पे आपके ऑर्डर पे कंप्लीट हो जाती है. तो इसमें डोमेन में एक एलिमेंट है और which are not related with any element of the codomain, so that's why it is not a function. So my dear friends, in short आपको इतना याद रखना है, in short आपको इतना याद रखना है कि कोई भी फंक्शन बनने के लिए डोमेन का एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए. डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सब वन टाइम में होना चाहिए कनेक्टेड विद कोडोमेन. ओके, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम द वेन डायग्राम. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल डिस्कशन है जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के बेस पे आपको फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अब मेरे को एक और टॉपिक डिस्कस करना है आपके साथ, जिसमें मैं जा रहा हूँ व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन.
दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगो में कौन कौन से फंक्शन का कहां पे यूज करना है, कैसे करना है। How can you define the composite function? As for example, f is function from a to b, where a is domain and b is codomain, and g is a function from c to d. Or I can take as a to b set. Okay. तो यहाँ पे देखो, if a is a function from a to b and g is a function from, you can take c to d. तो आपको थोड़ा चेंज करके तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम। If a is a function from a to b and g is a function from c to d, how many compositions are possible from these two functions a to b and c to d? First of all, in mind well, your function f from a to b when a is domain, b is codomain, and b is again g is a function from c to d where again b is domain, b is codomain. Now, my dear friends, first composition is FOG. यहाँ पे O stands for the composition of two functions. Composition of f and g. That denotes O stands for composition of f and g. इसको फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्म मतलब FOG मतलब the composition of f and g. My dear friends, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं। मान लो कि आपके पास कोई रियल नंबर सपोज 7 है, तो 7 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आइडेंटिटी 1 मिलेगी। यू कैन से 1/7। क्यों? क्योंकि 7 and 1/7 both are reciprocal of each other. Both are reciprocal of each other. That's why 7 into 1/7 is 1. Okay. तो यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी 1 मिलती है, वैसे f और g दोनों का कंपोजिशन करके मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन लाना है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब I itself। मैंने अभी आपको आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन बताई। f is a function from a to a where f is equal to it is called the identity function. It is denoted by ia, by ia because a फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों a है, that's why it is ia। मान लो कि इसका n है तो आप लिखोगे in। मान लो कि इसका z है तो आप लिखोगे iz। मान लो कि दोनों का r है, आप लिखोगे ir। क्या लिखोगे? ir। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मान लो कि ir प्लस है, तो आपको समझना है where is a function from r plus to r plus। अगर iz प्लस है तो आपको समझना है z plus to z plus। ओके। तो यहाँ पे वो बात नहीं। तो मैं जो बात कर रहा था कि मान लो कि आपके पास नंबर है 7/5, तो आप क्या लिखोगे 5/7 बिकॉज़ द आंसर इज 1। कोई भी रियल नंबर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली आंसर 1 मिले। That's why both the numbers are reciprocal of each other in real number system, but in function we cannot the same procedure applied over here because my dear friend it is a function। It is a function। Okay, चलो सब बात छोड़ो। तो फिर से मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मेरे को दो फंक्शन का कंपोजिशन करना है, तो कैसे करोगे मैं आपको सिंपल बता दूं। फिर यहाँ पे FOG डिफाइन करना है, तो FOG डिफाइन करने के लिए सिंपल प्रोसेस आपको याद रखनी है कि पीछे के फंक्शन की रेंज ऑफ g is always subset of domain of f। पीछे के फंक्शन की रेंज आगे के फंक्शन का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हर बार जो पीछे का जो फंक्शन है जी उसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। यस, some case in some case exception that कि अगर कोई भी फंक्शन की range of the function is always, we know that range of the function is
always subset of its codomain. Yes or no? Range of the function is always subset of its codomain. So my dear friend, what is range of G? Range of G, that is in subset of its codomain. So G की जितनी भी रेंज आएगी वो सब कार में रहेगी D में. अगर D किसका सबसेट होना चाहिए? डोमेन ऑफ A का सबसेट होता है. If D is a subset of A, then only then the composition is possible, otherwise not. Clear? Or you can say GOF है. So range of F मतलब B codomain is always a subset of C. If B is a subset of C, then it is possible, otherwise not. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको मैं बता दूं क्लियर. अभी इसके थोड़ा और इजी मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ कि FOG is possible only when range of G is always subset domain of F, and GOF is possible only when range of F is always subset of domain of G. पीछे के फंक्शन की रेंज, आगे के फंक्शन का डोमेन. पीछे के फंक्शन की रेंज, आगे के फंक्शन का डोमेन का सबसेट होना चाहिए. सबसेट या इक्वल सेट. What is subset that you have to know is set theory. What are equal set that also you have to know. So, my dear friends, मैं आपको एग्जांपल बताऊं. F from A to B and G from B to A. Or you can say take B to C ले लो पहले. चलो देखो यहाँ पे. Suppose मेरे को F को G डिफाइन करना है. तो पीछे के फंक्शन की रेंज, what is range of G? Range of G की जो भी रेंज आएगी, it is a subset of C. Here C is not the subset of A because both are unknown sets. इसमें possibly आपको मालूम नहीं. As for example, suppose C is not a subset of A, then FOG is not defined. But GOF, what is F? Range of F. B is a subset of domain of G. What is domain of G? Is again B. Everything is a subset of itself. Yes or no? That you have to discuss in very earlier lecture. So B is a subset of B. So GOF is defined. So GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा बेटा? So GOF is defined from, देखो आपको स्टार्ट करना है GOF. F से स्टार्ट करना है. A to B, B to C, B cancel. Your GOF is defined from A to C. Clear? Your GOF is defined from A to C. You say your FOG is possible only when your range of G is subset domain of F. GOF is possible only when range of F subset domain of G. ये दोनों थ्योरिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अभी आपको जो सिखाने वाला, आपको जो एक्सप्लेन करने वाला, अभी मैं कोई थ्योरिकल मेथड में जाता नहीं हूँ. सिर्फ विजुअलाइजेशन मेथड एंड वेरी शॉर्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके माइंड में हर हफ्ते आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे. डेफिनेशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जेडब्ल्यू में मेरे को कोई थियरी की जरूरत नहीं है. आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो सही है, उसके लिए जरूरत है, लेकिन जेडब्ल्यू के लिए मैं आपको जो डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ वो आपको याद रखनी है फॉर द एचसीपी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन. तो आपको इजी वे से कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ. देखो f is a function from 1 2 3 4 2 3 4 5 and g is a function from 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6. It is not possible for
ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर हमेशा आपको कंपोजिशन मिलेगा। मान लो कि एफओजी है, तो पीछे के फंक्शन देखो मैं कैसे आपको करना है, मैं आपको बताऊं। जी का कोडोमेन पकड़ लो। व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ जी? यस, अच्छा, जी की जो भी रेंज मिलेगी, इट इज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। इफ f is this, there are two elements in the codomain of G, 5 and 6, which are not in the domain of F. That means this set is not a subset of this set, that's why it is not defined. मान लो कि f और g है, इसकी रेंज में 5 और 6 आ सकता है। ओके, इसकी रेंज में आ सकता है 5 और 6, so it is not a subset of its codomain. अगर इसमें मान लो कि इसकी रेंज में 1 2 3 4 है, मे बी इसकी रेंज में 1 2 3 4, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, देन f is defined, otherwise not. ओके, चलो g और f बताओ। तो f को पकड़ो, f का लास्ट कोडोमेन यहाँ पे है 2 3 4 5। yes, is it a subset of g? no, because here we have 5, here 7। मान लो कि f की रेंज में 2 3 4 है, तो इसकी रेंज में है, इसका सबसेट बनेगा। यस, सो इज इट पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो आपको क्या करना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर f और g आप निकालना चाहते हो तो g का कोडोमेन पकड़ लो, g की रेंज को पकड़ लो, देन इट ऑलवेज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। अगर g का कोडोमेन और f का डोमेन दोनों सबसेट है और इक्वल सेट है, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिस्कशन बताया। अभी आपका 20 या 30% इसमें आपका माइंड क्लियर हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे एमसीक्यू करेंगे उसके वैसे आपका बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ से जो है वो दूर हो जाएगा। प्लीज डोंट वरी, ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ शांति से लेक्चर को देखते रहो और इसको सुनते रहो। जैसे जैसे एमसीक्यू करेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता जाऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पे मान लो कि n to n है, g also a function from n to n। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है कि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, दूसरा फंक्शन भी ऐसा है जहाँ पे डोमेन कोडोमेन सेम है, तो बेटा उसमें आपको कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज every set is a subset of itself। f को g के लिए g का कोडोमेन of g is always the subset of n, ये भी n का सबसेट बनेगा। तो आपको कंडीशन सेटिस्फाइड है, बिकॉज़ योर n सबसेट n सबसेट n GOF के लिए भी पॉसिबल। आप बोलोगे सर कहां से कहां तक का फंक्शन लिखना है? तो माय डियर फ्रेंड, पीछे से पकड़ो फंक्शन को, पीछे से पकड़ो कंपोजिशन। याद देखो, मैं सिंपल बता दूं, g कहां से स्टार्ट होता है? n। g का एंडिंग याद रखो। अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस द कंपोजिशन फंक्शन, प्लीज माइंड बैक। g का एंडिंग और f का स्टार्टिंग दोनों सेम है। यस, g का एंडिंग और f का स्टार्टिंग दोनों सेम है, इसको निकाल दो, फिर g से स्टार्ट कर दो, दैट इज n to n। क्या बचा? n to n। पीछे के फंक्शन का एंडिंग और आगे के फंक्शन का स्टार्टिंग दोनों सेम है या सबसेट है तो भी चलेगा, इट इज आल्सो n to n। मान लो कि a to b and g is a function from b to a, what is f for g? देखो g पीछे के फंक्शन का एंडिंग मतलब a, g is b to a, it is connected with f, f is a to b। तो जहां पे g रुकता है वो सेट अगर इसका सबसेट है या सबसेट में से इक्वल सेट है, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी, अगर नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है तो दोनों को निकाल दो, क्या बचा? b to b। और आप बोलोगे सर GOF, डॉट पर f से स्टार्ट करो, a to b,
मतलब f का एंडिंग b पे है, b का स्टार्टिंग b से है, तो दोनों पिछले फंक्शन का एंडिंग आगे के फंक्शन का स्टार्टिंग दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। पीछे के फंक्शन का एंडिंग इज अ सबसेट ऑफ द अर्लीस्ट फंक्शन और इक्वल सेट, देन इट इज आल्सो a to a। अब my dear friends देखो GOF is a to a, that is we can write that GOF is IA because GOF is the identity function। FOG is IB, so we can write FOG is IB because FOG is B2B। So अगर कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन करना है तो मैंने आपको बेस कंडीशन बता दी माय डियर फ्रेंड। आपको क्या करना है, तो पीछे के फंक्शन की रेंज और आगे के फंक्शन का डोमेन। रेंज ऑफ द फंक्शन G is subset of the domain of the function F, then your FOG is possible, and range of the function F is already the subset of the domain G, then GOF is possible, otherwise not। Okay my dear friends, all are you understand with this? Yes, okay। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया। अच्छा, अब फंक्शन में आपके पास टोटल algebraic properties को बोलते हैं algebraic property of the function। So what is algebraic property? What is algebraic property? मान लो कि फंक्शन f from a to b and g from c to d, सपोज ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन के लिए मेरे को f plus g डिफाइन करना है, f minus g डिफाइन करना है, f into g डिफाइन करना है और f by g डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों फंक्शन का डोमेन जो है इसका सबसे पहले आप इंटरसेक्शन ले लो। As for example, if we consider f from a to r, it is from b to r। As for example, f is function from a to real number, g is function from b to real number। So here we can take a intersection b। First of all, we have to find that a intersection b if it is not a null set, is not equal to null set। तो a intersection b फाइंड कर लो। a intersection b की जो वैल्यू रहेगी that is the domain of the addition, subtraction, multiplication of the given function। and यहाँ पे जो क्वेश्चन फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, it is the function from a intersection b to r, it is also a intersection b to r, it is also a intersection b to r, it is also a intersection b minus gx is 0 for any x to r। एक ये जो क्वेश्चन फंक्शन है इसको डिफाइन करो। आपको याद रखना है कि जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 होता है वो वैल्यू आपको डोमेन से सब्ट्रैक्ट करनी है। ऑल द वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डोमेन व्हेनेवर योर gx is 0, denominator must be 0 because if the denominator is 0 then function must be infinite। ओके, बाकी कोई भी केस में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इसका रीजन बताओ। मान लो कि इट इज your f is function from 1 2 3 4 to r, your g is a function from 2 3 to r। तो ये दोनों फंक्शन का एडिशन करना है, तो दोनों फंक्शन का एडिशन करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दोनों फंक्शन में डोमेन तो डिफरेंट है, कोडोमेन सेम है बट डोमेन इज डिफरेंट। So how can we define x plus b? तो my dear friends, सबसे पहले आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा आपका 2, 3 2r। तो आपका x plus g सिर्फ दो वैल्यू के आगे डिफाइन होगा 2 and 3। तो आपको ऐसा लिखना है f plus g at point 2, f plus g at point 3। That is you can take f of 2 plus g of 2, f of 3 plus g
अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, यहाँ से मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को सब चलिए आपको एक एग्जांपल बताऊं सिंपल. Your f is a function from mod x greater or equal to 1 for any mod x greater or equal to 1 x belongs to real number to r. G is a function from mod x greater or equal to 1 for any x belongs to r to real number. तो यहाँ पे देखो mod x greater or equal to 1, mod x greater or equal to दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट क्या रहेगा? Your mod x is 1, so therefore x is plus or minus 1. Yes या no? Yes. तो जब आप कोई भी दो फंक्शन के लिए एडिशन डिफाइन करोगे तो प्लस 1 के आगे, एडिशन डिफाइन करोगे माइनस 1 के आगे. अगर इस दोनों केस में आपका fx की वैल्यू ऐसी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, योर फंक्शन gx इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. तो आपको क्या लिखना है? My dear friends, here f of 1, g of 1. What is f of 1? Root 2. G of 1 is 0. The answer is root 2. What is f of minus 1? It is again root f of minus 1 plus g of minus 1. F of minus 1 is again root 2. G of minus 1 is 0. Answer is root 2. That is the definition of algebraic property of the function. देखो मैंने क्या किया, मेरे पास दोनों फंक्शन के डोमेन डिफरेंट थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों में कौन से पार्ट क्या है इक्वल, तो यहाँ पे भी mod x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी mod x इक्वल टू 1 है, तो दोनों में कॉमन पार्ट mod x इक्वल टू 1 है. मतलब दोनों डोमेन you have to identify that f plus g is nothing but domain of f intersection domain of g. F minus g is nothing but domain of f intersection domain of g. F into g is nothing but domain of f intersection domain of g. And f by g is nothing but df intersection dg minus gx is 0. My dear friends, is a property. Okay? तो यहाँ पे देखो, अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस है कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे आंसर सेम रहेगा. अगर आप बोलोगे प्लस है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, कोई बात नहीं, f of 1 into 0 1 root 2 into 0 root 2 into 0 का आंसर is 0. ओके, डिवीजन है f by g of 1, that is f of 1 g of 1. तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या कि देखो g of 1 0 होता है. यस, तो g of 1 0 होता है, कौन से पॉइंट क्या है, 1 के आगे भी 0 होता है, माइनस 1 के आगे 0 होता है. तो हियर आपके डोमेन में कोई वैल्यू है प्लस 1 और माइनस 1, दोनों के आगे आपका g of 1 is 0, g of minus 1 is 0, दोनों के आगे आपकी वैल्यू 0 होती है. दैट मींस हियर f by g is not defined because domain में कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, because of both the values plus 1 and minus 1, both the values के आगे आपका gx 0 है. ओके, तो यहाँ पे हमने आज फंक्शन में बहुत सारा डिस्कशन किया. अभी कंपोजिशन फंक्शन और अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, ऑल आर फंक्शन. फंक्शन है कि नहीं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में यहाँ तक हम कंसीडर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उससे आगे ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे. ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे.